हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वसुदेव रावत और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल का, वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इससे पहले हमने 2 दिन चर्चाएं करी भारत के आकार, स्थिति और विस्तार पर। उसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा। आज हम भारत का भौगोलिक स्वरूप जानेंगे। भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। इसके उच्चावचों का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है। यानी कि भारत की जो भौगोलिक बनावट है वो अलग अलग कई प्रकार की है, और ये जो बनावट हमें मिली है ये बहुत सारे जो परिवर्तन हुए हैं, भूगर्भीय परिवर्तन हुए हैं, उनके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। ये हमारे सामने भारत का मानचित्र है, और जो पिछला हमने एक टॉपिक क्लियर करा था, भारत स्थिति और विस्तार, उसमें हमने आप देख सकते हैं कि भारत का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार पड़ा था काफी विस्तार पूर्वक। उसके अलावा भारत के जो सारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों के विषय में भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चाएं करी थी। भारत की जो सीमाएं हैं, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करी। और आज हम जो टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे। तो इस टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ भौगोलिक जो शब्दावलियां हैं उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम जो भौगोलिक शब्दावलियां हैं बीच में इनका प्रयोग होने पर हम जान सकें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? तो धरातल अथवा समुद्र तली पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। जैसे कि शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, उच्चावच यानी कि समुद्र तल पर या हमारे धरातल पर जो ऊंची नीची आकृतियां, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, कुछ बहुत ऊंची, कुछ थोड़ी ऊंची, कुछ चपटी, कुछ समुद्र तल से गहरी, तो ये सारी जो आकृतियां हैं उनको हम उच्चावच कहते हैं। दूसरा है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है गतिशील साधनों जैसे बहता जल, हिम नदी, पवन आदि द्वारा शैलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण अपर्दन कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, जैसे जल, बहता हुआ जल हो गया, हिमनद हो गया, पवन हो गया, ये अपने साथ शैलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं, जिसे हम अपर्दन कहते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है ढाल और वेग में कमी आने पर नदी, हिम नदी या पवन आदि अपने साथ लाई गई सामग्री को जमा करने लगते हैं, तो उसे निक्षेपण कहलाते हैं। अपर्दन के द्वारा जो बहुत सारी हमारे नदियां या हिमनद या पवन अपने साथ जो सामग्री लाते हैं, उसे वो जब ढाल समाप्त हो जाती है तो वहां पर जो है जमा करने लगते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। वलय। वलय देख लीजिए, पृथ्वी के परपटी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाला मोड़, यानी कि जो पृथ्वी की परपटी है उस पर दबाव पड़ने के कारण जो शैल होते हैं उनमें बहुत सारे वो परतें जो है वो मुड़ जाती हैं, जिन्हें हम वलय कहते हैं। अगला है भ्रंश। भ्रंश मतलब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें, जिनके सहारे चट्टानें खिसकती हैं। भ्रंश हम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक हलचल जब पृथ्वी के अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो जब खिसकती हैं, तो भूपृष्ठ पर जो दरारें पड़ती हैं, उनके सहारे जो चट्टानें खिसक जाती हैं, उन्हें हम भ्रंश कहते हैं। अगला है एक टेथिस सागर। ये शब्द प्रयोग होगा टेथिस सागर। दो प्राचीन भूखंडों, उत्तर में अंगारा लैंड एवं दक्षिण में गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित विस्तृत संकरा व उथला सागर बहुत प्राचीन समय में
दो प्रमुख जो भूखंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। इसके बीच में एक विस्तृत संकरा और उथला हुआ सागर था जिसे हम तैतीस सागर कहते हैं। डेल्टा, नदी के मुहाने पर समतल निचला त्रिभुजाकार भूभाग जहां नदी अपनी धीमी गति के कारण भारी गाद जमा करती है एवं स्वयं अनेक उपनदियों में विभाजित हो जाती है, उसे डेल्टा कहते हैं। जब नदियां सागर से मिलती हैं तो वहां पर ये बहुत सारा गाद अपने साथ बहा करके ले जाती है और वो गाद जो है जमा होने लगता है, जिसके कारण जो है नदियां अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती हैं और एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेती हैं जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और जो गंगा नदी का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का सबसे विशाल डेल्टा है और ये जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। आगे हम देखेंगे आग्नेय शैल। ये शैलों का एक प्रकार है। वह शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं, उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है तरल अवस्था में या लावा होता है, वो पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर भी जम जाता है, जिसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। अवसादी शैल, अवसादी शैल अवसाद से बनी हुई शैलें होती हैं जिन्हें प्रायः परतदार संरचना, जिनकी जो संरचना होती है वो परतदार होती है, परतों में ये विभाजित होती है, उन्हें हम अवसादी शैल कहते हैं। अगला है कायांतरित शैल। पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी शैलें, इन्हें रूपांतरित शैल कहते हैं। यानी कि जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल हमने पढ़ी है, उन पर अधिक दबाव या ताप के कारण इनमें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम रूपांतरित शैल कहते हैं। यानी कि ये शैलें रूपांतरित है अवसाद और आग्नेय शैलों की। भावर एक शब्द आएगा। पर्वतों से उतरने वाली नदियों द्वारा शिवालिक के ढाल पर गुटिका या कणिका जमा किए जाने से निर्मित मैदान। जब नदियां पर्वतों से ढाल के रूप में नीचे उतरती हैं तो वो जो अपने साथ छोटी छोटी कणिकाएं ला करके जमा कर देती हैं, वहां पर जो आकृति बनती है उसे हम भाबर कहते हैं। तराई, यह क्षेत्र भाबर से लगा हुआ होता है जो कि अधिक नम व दलदली होता है। यहाँ घने वन एवं विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं, तो ये तराई के क्षेत्र कहलाते हैं। और भांगर, उत्तरी मैदान की पुरानी जलोढ़ को भांगर या बांगर कहते हैं। जो उत्तरी का विशाल मैदान हम अभी पढ़ेंगे, उसमें जो जलोढ़ मृदा होती है उसे भांगर या बांगर कहते हैं। खादर, बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ के मैदान होते हैं, बाढ़ से बने हुए मैदान होते हैं, उनमें जो नवीन जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज पर, भारत की विभिन्न जो भू आकृतियां हैं। आप यहाँ पर भारत को मानचित्र में देख रहे हैं और ये आप जो भारत में आकृतियां होती हैं उनको हम अलग अलग रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि भारत में जो भूमि की आकृतियां हैं वो 6 प्रकार से हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। इसमें पहला है हिमालय पर्वत। दूसरा, हिमालय पर्वत के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा उत्तर में, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ ये पूरा भूभाग जो है ये उत्तर का हिमालय है। उसके बाद दूसरा है उत्तरी मैदान। हिमालय के बाद ये जो गंगा, इधर सिंधु और इधर ब्रह्मपुत्र नदी से लगा हुआ जो हिस्सा है ये पूरा उत्तर का मैदान कहलाता है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार।
दक्षिण भारत में जो हमारा पठारी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और इसके अलावा एक भू आकृति होती है मरुस्थल। यहाँ पर राजस्थान में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये भारत का मरुस्थल है और यहाँ पर थार का मरुस्थल राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। अगला पांचवा है तटीय मैदान। आपको पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर इस तट पर जो है मैदान पाए जाते हैं। इधर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ और यहाँ पर अरब सागर से लगे हुए जो मैदान होते हैं उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। इसके बाद अगली जो भू आकृति है वो है द्वीप समूह। भारत के विभिन्न द्वीप हैं। इधर आप अंडमान निकोबार द्वीप देख सकते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप देख सकते हैं। तो ये सारे जो द्वीप समूह हैं ये भारत के द्वीप समूह आकृतियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमने भारत की 6 भू आकृतियां पढ़ी उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि मैंने बताया यहाँ जम्मू कश्मीर से और पूरे अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हिमालय की श्रृंखलाएं हैं और इनमें अलग अलग ऊंचाई के आधार पर जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसे हमने 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय जो हमारे सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में अभी बात करेंगे। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसमें आप देख सकते हैं इधर काराकोरम है और फिर जो है जस्कर है, लद्दाख श्रृंखला है। इस तरह से ये हिमालय पर्वत पूरा यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इधर असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ ये हिमालय पर्वत है और जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला जो इसका है वो महान हिमालय है। महान हिमालय जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है इसे हिमाद्री, बृहद एवं आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बृहद हिमालय है, आंतरिक हिमालय है, यहाँ पर हमेशा बर्फ से ये चोटियां ढकी हुई होती हैं। 12 महीने इन पर बर्फ होता है। हिमालय की इन श्रेणी को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो हिमालय की ये महान हिमालय की श्रेणियां हैं ये क्रोड ग्रेनाइट की बनी हुई होती है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर होती है। इसमें कुछ जो चोटियां होती हैं वो 6000 से भी अधिक है और कुछ जो है, लेकिन औसत जो इसकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला सदैव हिम से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। यहाँ से हमेशा सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थान होता है। उद्गम स्थान है ये सदावाहिनी नदियों का और ये जो है बर्फ से ढकी होती है और उन नदियों के लिए जो स्रोत होता है वो बर्फ के रूप में यहाँ पर जमा होता है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर जो कि नेपाल में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय का हिस्सा है। कंचनजुंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। मकालू 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। नंगा पर्वत 8126 मीटर। अन्नपूर्णा 8078 मीटर तथा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817 मीटर। कामेट पर्वत 7756 मीटर आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं वो महान हिमालय का हिस्सा है। इसमें कुछ बहुत सारे दर्रे भी हैं। महान हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है तथा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये दर्रे भी इस महान हिमालय के भाग हैं। इसके बाद महान हिमालय के बाद हम बात करते हैं निम्न हिमालय की। दूसरा जो हिमालय का भाग है निम्न हिमालय,
इसे हिमाचल एवं मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय भी इसे हम निम्न हिमालय को कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये पूरी जो श्रृंखला है, ये जो महान हिमालय है या उच्च हिमालय है, हिमाद्री है, उसके दक्षिण में ये स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। आपको पता होगा कि जो हिमालय पर्वत है वो सबसे नवीन विश्व की पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें जो ये निम्न हिमालय है, इनका जो निर्माण हुआ है वो संपीड़न और परिवर्तित शैलों के द्वारा हुआ है। इसकी ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है, वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई होती है और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी श्रेणी है। अन्य श्रेणियों में धौलाधर एवं महाभारत प्रमुख श्रेणियां आती हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये जो सारे प्रसिद्ध नगर हैं वो पर्वतीय नगर निम्न हिमालय में ही आते हैं। ये जो महत्वपूर्ण नगर आपने इनका नाम सुना है वो निम्न हिमालय के ही हिस्से हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा और अंतिम आ जाता है वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय का जो तीसरा भाग है वो है शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर एवं जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महान हिमालय एवं निम्न हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। और यहाँ पर बहुत विशाल घास के मैदान भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो शिवालिक हिमालय श्रेणियां हैं ये पशुचारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी पाई जाती है जिन्हें दून कहते हैं और इस दून में प्रसिद्ध है देहरादून, कोटला दून आदि। इस जो शिवालिक श्रेणी है उसकी दून घाटियां हैं। आज हमने जो हिमालय है उसके विषय में आपको बताया। कल हम बात करेंगे उत्तरी का मैदान और उसके अलावा जो 4 अन्य हमारे भारत भूभाग की आकृतियां बची हैं उन पर हम कल बात करेंगे और उसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने हिमालय की आज बात करी। ये जो मैदानी क्षेत्र है और हमारा दक्षिण का पठार है, हमारा ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसके अलावा जो तटीय मैदान है और द्वीपीय क्षेत्र है, इसकी बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।